प्राथमिकता वाली AIBP वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत मध्यगंगा नहर परियोजना चली है। हमारे 2022-23 तक परियोजना के अंदर मुख्य नहर बहजोई शाखा एवं प्रणाली तथा चंदोसी शाखा के किलोमीटर 0 से और किलोमीटर 6 तक का सफल परीक्षण संचालन कई बार किया जा चुका है। मध्य नहर गंगा परियोजना द्वितीय चरण के परियोजना पूर्ण होने से जनपद अमरोहा मुरादाबाद संभल के 1850 ग्रामों को 4,10,348 लाभ प्राप्त करेंगे और कुल 1,46,532 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन। सर ये दोनों फिगर सर एक बार दोबारा बोलेंगे सर। ये मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण के परियोजना में जनपद अमरोहा मुरादाबाद संभल के 1850 ग्रामों के 4,10,348 कृषक लाभान्वित होंगे तथा कुल 1,46,532 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी। परियोजना का जो लाभ प्राप्त करेंगे जनपद अमरोहा मुरादाबाद और संभल के 11 जो डार्क जोन के विकास खंडों में भूजल रिचार्ज सामान्य होने में मदद मिलेगी। दूसरी परियोजना हमारी है ललितपुर में भौरट बांध परियोजना। भौरट बांध परियोजना है ललितपुर की भौरट बांध। ये द्वितीय पुनर्रक्षित लागत है इसका 1,237.2501 करोड़ के व्यय के प्रस्तावित है, स्वीकृति प्रदान की गई। ये ललितपुर के तहसील महरौनी विकास खंड में ग्राम भैराघाट के समीप जामनी नदी पर पूर्व में जामनी बांध निर्मित है, जिसकी बांध को रजवाहा की नहर प्रणाली की टेल में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं हो पाता था। इस नहर प्रणाली में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने जाने हेतु जामनी बांध के डाउन स्ट्रीम प्रस्तावित बोरड बांध का निर्माणाधीन है। ये बोरड बांध की कुल लंबाई 4.720 किलोमीटर है। अधिकतम तय इसका 22.8 मीटर है। ये बांध के कुल भंडारण क्षमता है 45.080 MCM है और ये 16,000 हेक्टेयर यानी 9,000 हेक्टेयर खरीफ में और 7,000 हेक्टेयर रबी में और 33 ग्रामों में इसका लाभ मिलेगा और 8200 कृषक इसका लाभ प्राप्त करेंगे और 1 MCM पेयजल उपलब्ध होगा, जिसमें लगभग 20,000 लोग आबादी हमारी लाभ प्राप्त करेगी। तीसरा है केन बेतवा। हाँ, केन बेतवा के लिंक परियोजना के अंतर्गत एक केन नहर प्रणाली के पुनरुद्धार की परियोजना है। इसकी लागत 1,191 करोड़ की है। व्यय प्रस्तावित स्वीकृति प्रदान की गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना नदी जोड़ो कार्यक्रम के अंतर्गत ये संस्थान विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के भारत द्वितीय घटक के 16 लिंक परियोजना में से प्रथम परियोजना है। केन बेतवा लिंक परियोजना सिंचाई और जल विद्युत और पेयजल आपूर्ति लाभों वाली उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र की एक बहु उद्देश्यीय परियोजना है। इस परियोजना में केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा नदी में प्रभावित करने के लिए लिंक चैनल द्वारा दोनों नदियों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार ने इनको 22/3/2001 को सबमिट ज्ञापन एवं हस्तांतरित किया गया है और अनुमोदित किया गया है भारत सरकार द्वारा और जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन नदियों के गंगाकरण विभाग के द्वारा ये हमें 46,605 करोड़ का अनुमोदन निर्गत किया है। अनुमोदित केन बेतवा लिंक परियोजना के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों में प्रथम कार्य केन नहर प्रणाली पुनरुद्धार कार्य की परियोजना के परियोजना प्राकलन लागत 1,191.59 करोड़ का अनुमोदन केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली के द्वारा किया गया है, जिस पर उत्तर प्रदेश में सरकार ने व्यय समिति के बैठक में सैद्धांतिक सहमति प्रदान की। अब बुंदेलखंड से में जनपद बाना के अंतर्गत सिंचन क्षेत्र हमारा जो है 87,784 हेक्टेयर अतिरिक्त
और 89,191 हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र को सिंचित किया जाएगा। इस प्रकार जनपद बाला में केन नहर प्रणाली से इस परियोजना से कुल 1,66,975 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा लगभग 1,60,000 किसानों को इससे लाभ प्राप्त होगा। ये हमारी महत्वपूर्ण 3 परियोजना थी जो आज कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ। ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट खासतौर से आज जो क्वेश्चन से अनुमोदन मिला है प्रदेश में परा चिकित्सा के क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाने हेतु नीति तैयार करने के संबंध में आज निर्णय लिया गया है। पैरावेट्स द्वारा पूरे विश्व में महान महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है। उत्तर प्रदेश में पशुओं की कमी है, उनकी पूर्ति के लिए हम ये लाए हैं। 2019 की पशु गणना के अनुसार 190.19 लाख गौवंशीय पशु है, 330.16 लाख भैंस वंश, 144.80 लाख बकरी, 9.84 लाख भेड़। ये जो पैरावेट्स हैं इनसे माइनर वेटरनरी सर्विस जिसमें टीकाकरण, घाव की पट्टी तथा प्राथमिक उपचार आदि कार्य किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पैरावेट्स पशु चिकित्सा एवं देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है तथा वहाँ पशु चिकित्सकों की संख्या सीमित है। देश में पशु चिकित्सकों की संख्या केवल 34,500 है। उत्तर प्रदेश में ये संख्या 8,193 पशु चिकित्सक उपलब्ध है, जो काफी कम है। उक्त दृष्टिगत पशु चिकित्सकों के क्षेत्र में पैरावेट्स के द्वारा कुछ निर्धारित कार्य पशु चिकित्सा के क्षेत्र में कराए जा रहे हैं और उनके द्वारा माइनर वेटरनरी सर्विस जिनमें मैंने अभी बताया देखभाल, पर्यवेक्षण आदि कराया जाता है। पैरावेट्स को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से पशु चिकित्सा सेवाओं के कार्यों हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। वर्तमान में पैरावेट कार्मिकों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियां जैसे अपर्याप्त प्रशिक्षण, सीमित संसाधन आदि का सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा बेहतर पशु स्वास्थ्य सेवाएं दिए जाने हेतु पैरावेट के प्रशिक्षण एवं कौशल में निरंतर वृद्धि की महती आवश्यकता है, परंतु इनके पर्याप्त प्रशिक्षण हेतु सीमित संसाधन है। संप्रति देश में पशु चिकित्सा एवं पशु अनुसंधान के क्षेत्र में पूर्ण रूप में कार्यरत एकमात्र विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा है। उक्त के अतिरिक्त आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के घटक रूप में पशु चिकित्सा महाविद्यालय संचालित है। प्रदेश में पशु चिकित्सा के क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाने हेतु नीति तैयार की जाने की महती आवश्यकता है। इसमें निजी क्षेत्रों में भी परा चिकित्सा के पाठ्यक्रमों को संचालन हो सकेगा एवं संबंध में पाठ्यक्रम संचालन संस्थाओं में एक रूपता एवं मानक निर्धारण करते हुए संस्थाओं की संबद्धता तथा मान्यता के संबंध में सम्यक निर्णय लिया जा सकेगा।
उक्त तथ्यों को दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष सचिव पर्यटन विभाग की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। समिति द्वारा सुप्रेक्षित आख्या के आधार पर राज्य सरकार द्वारा परा चिकित्सा के क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स इत्यादि की नीति तैयार की गई है। इससे जो समस्या आती थी डॉक्टरों की वो हल हो जाएगी। इसमें सर क्या जो मौजूदा संस्थान है उन्हीं को ये मान्यता दी जाएगी, नए संस्थान प्राइवेट सेक्टर में भी ली जा सकती है। आज माननीय मंत्री परिषद ने उत्तर प्रदेश 2024-25 की शीरा नीति से अपना अनुमोदन प्रदान किया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नई शीरा नीति आज अनुमोदित हुई है। हम 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर जो शीरा वर्ष होता है उसको 1 नवंबर से शुरू होता है और 31 अक्टूबर को शीरा वर्ष खत्म होता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश में देसी मदिरा के लिए शीरे का निर्धारण होता है, रिजर्वेशन होता है। और इस वर्ष भी शीरा नीति में हमने देसी मदिरा के लिए 19% शीरे का रिजर्वेशन शीरा नीति में आज अनुमोदित हुआ है, जो हम लोग डिस्टरीज को देते हैं, उपलब्ध कराते हैं और वो शीरे से देसी मदिरा का प्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि आबकारी टोटल राजस्व में देसी मदिरा का 46% एक बड़ा चंद देसी मदिरा से आता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम लोग शीरा उपलब्ध कराएं उन सभी प्लांट्स को। इसी की तरह जितनी भी और छोटी लघु आधारित इकाइयाँ हैं जिनको शीरे की आवश्यकता होती है, उन सभी इकाइयों में भी उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 के तहत हम लोग ने व्यवस्था करी है। इसके साथ ही साथ चीनी मिल द्वारा जो शीरे की बिक्री होती है उसमें 20 रुपए प्रति कुंटल की दर से विनियामक शुल्क का भुगतान का भी शीरा नीति में प्रावधान किया गया है, जो सीधे प्रदेश सरकार को वो भुगतान वो करेंगे। तो इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह पिछले वर्ष 19% का हम लोगों ने रिजर्वेशन किया था, इस वर्ष भी हम लोग 19% का रिजर्वेशन लेकर शीरा नीति में लेकर आए हैं और आज माननीय मंत्री परिषद ने शीरा नीति को अनुमोदित किया। 20% वाला फिर से बताइए क्या? ये जो विनिमय शुल्क बताया, विनिमय शुल्क है, देखिए जो कि हम लोग अपने अधिकारी लगाते हैं, चीनी मिलों में आबकारी विभाग के अधिकारी लगते हैं और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। तो एक विनिमय शुल्क हम लोग जो चीनी मिलों से लेते हैं शीरे पे, वो 20 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया। लास्ट टाइम कितना परसेंटेज था? 19% ही था पिछले साल भी, आज साल में 19% ही था। बढ़ाया गया? नहीं, बढ़ाया नहीं गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के प्रख्यापित होने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 निरसित हो गया। अतः जो उस समय ट्रांसफर नीति थी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सहायता प्राप्त महाविद्यालय के अध्यापकों के लिए 2005 की, वह स्वतः समाप्त हो गई। तो नई नियमावली की आवश्यकता थी, अतः वो नई नियमावली इस बार लाई गई है, जिसको कहा गया उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024। और इसमें कोई खास बदलाव नहीं है, सिर्फ उतना बदलाव हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और खासतौर से महिलाएं जब अपने गृह जनपद से बहुत दूर जाती है या दिव्यांग लोग बहुत दूर जाते हैं तो उनको परेशानी होती है। तो जो 5 वर्ष मिनिमम उस विद्यालय में महाविद्यालय में सेवा की आवश्यकता थी उसको घटा के 3 वर्ष कर दिया। ये इसमें बदलाव है। बाकी जैसे की महिला दिव्यांगों के लिए सबके लिए लेकिन उनको कंसीडर करके 3 वर्ष सबके लिए कर सकते। न्यूनतम 3 वर्ष तक उनका स्थानांतरण हो सकता है। 3 वर्ष बाद, अभी तक 5 वर्ष बाद होता था, अब उसके लिए 3 वर्ष बाद 3 वर्ष मिनिमम 3 वर्ष महिलाओं की उनको कंसीडर क्यों किया गया? एक प्रश्न आया, तो प्रश्न में ये कहा कि क्योंकि यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी है,
नियम यूनिफॉर्म होता है, इसलिए उसमें 3 वर्ष सबके लिए कर दिया, उनको लाभ मिल जाएगा। 3 वर्ष तक तो महिलाओं का कोई भाई, कोई पिता, कोई वहाँ पे एडजस्ट कर सकता है। 5 वर्ष एक लंबा समय था। ये एक तो ये हमारा प्रस्ताव था। दूसरा, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन लाया गया है। अभी तक ये जितने भी सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी लॉ, इसके अंतर्गत जो संस्थाएं होती थी वह हमारे यहाँ आवेदन करती थी, चाहे प्रदेश में हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो। लेकिन जो किसी और स्टेट से ऐसी संस्थाएं हैं जो कि रजिस्टर्ड है, तो उनको अवसर प्रदान करने के लिए अब ये हो गया कि यदि किसी और प्रदेश में भी वो रजिस्टर्ड है वहाँ के नियमावली के अनुसार, तो और वहाँ पर शिक्षण संस्थाएं चलाती हैं, तो उनको भी यहाँ अवसर मिल जाएगा। ये उनको सुविधा हो गई। और अभी जो हमारी नई नीति आई थी, उसमें विदेशी विश्वविद्यालय को भी आमंत्रित किया गया है। तो जो यूजीसी ने नियम को बनाया है, एक प्रख्यापन किया है, विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के कैंपस की स्थापना और संचालन अधिनियम 2023, इसके अकॉर्डिंग जितने भी होंगे उनको भी यहाँ पे अवसर मिल जाएगा। दूसरा ये प्रस्ताव था। तीसरा, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये, लखनऊ में परिसर स्थापना के हेतु निश्चित भूमि उपलब्ध कराने के लिए। अभी तक एक प्राइवेट एक जगह बिल्डिंग में चलाते थे और इन्होंने भूमि की आवश्यकता को महसूस किया था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि ये चकौली परगना पिनौर, तहसील सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ में 2.3239 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित कर उसको उपलब्ध कराया गया है। कितना जमीन है सर? 2.3239 हेक्टेयर। और इसका जो भी सर्किल रेट से 4 गुना मूल्य था उसका, और मालगुजारी 34, मतलब ये था 9,29,56,000 और मालगुजारी था 34,858। ये प्रतिवर्ष बताया गया था। इसको हम शिक्षा विभाग लेगा और शिक्षा विभाग उनको लीज पर दे। ये प्रस्ताव है। ये 3 प्रस्ताव बड़े सर, ये अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय खुलना है, उसमें जमीन के लिए प्रस्ताव। जी हाँ, इससे लाभ होगा कि होती है तो 2-2.5 स्टूडेंट्स को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वो भी उपलब्ध करा के उनका पैसा चला जाएगा। किराए के केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन वहाँ अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं को ज्ञान दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। परिषद के में जो संख्या 5 था, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं पार्को 500 कंपनियों के निवेश और प्रोत्साहन नीति 2023, ये 1/11/2023 को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की नीति आई थी। इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया। जो रिजर्व बैंक की परिभाषा थी और अभी तक भारत सरकार के द्वारा जो रखी, उसमें एफडीआई की परिभाषा का मतलब यह है कि ये जो इक्विटी विदेश से सीधे किसी भी कंपनी की हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आती है। लेकिन आज जो संशोधन है तो वह हमने फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में उसको किया है। उसमें ये तो ज़रूरी है कि कम से कम 10% इक्विटी हो। अब हमने इक्विटी के साथ साथ उसमें डिवेंचर को और लोन को भी उसमें अलाउ किया है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, स्टैंड बाई लेटर्स ऑफ द क्रेडिट, डिवेंचर एटसेट्रा को भी उसमें अलाउ कर दिया।